उज्जवल भारत न्यूज की नई पेशकश यूबी न्यूज प्रेजेंट्स अचीवर्स यानी उपलब्धियां, मेरी आपकी हम सभी की उपलब्धियां, हर रविवार रात 9 बजे। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस उपलब्धियां यानी अचीवर्स के एपिसोड में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर आशीष पाटिल जी से, जो धुले महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर आशीष पाटिल एब्सोल्यूट इन हिज प्रोफेशन, एक्यूरेट इन हिज वर्क, सक्सेसफुल एज एन यूरोलॉजिस्ट, ऑनेस्ट एट एवरी एस्पेक्ट्स, intelligent though he is down to earth by his nature, self-made personality, honored twice by Guinness World Record for his work। डॉक्टर आशीष पाटिल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 बार नवाजा गया। ये एक यूरोलॉजिस्ट है, शरीर का वो हिस्सा जो हमारे खून को साफ करता है, यानी किडनी। ये किडनी विशेषज्ञ भी है। किडनी शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक माना जाता है। रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करने का काम किडनी ही करता है। ये सभी अशुद्धियों किडनी से होते हुए मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इसके अलावा किडनी शरीर में पीएच, सोडियम और पोटेशियम के स्तर को भी नियंत्रित करती है। आइए आज हम इसी एक एक्सपर्ट विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष पाटिल जी से बात करेंगे। डॉक्टर आशीष पाटिल ने 2 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। इन्होंने सबसे पहले एक व्यक्ति के किडनी में से 1,72,155 स्टोन निकाले हैं और सबसे बड़ी किडनी का ऑपरेशन कर निकाला गया है। पी फ्लो एक डिस्पोजेबल किट है। इन्होंने पी फ्लो डायग्नोस प्रोस्टेट और मूत्र संक्रमण के निदान के लिए उपकरण बनाती है। डॉक्टर आशीष ने दुनिया की पहली पारंपरिक और डिस्पोजेबल किट बनाई है, जिसे पारंपरिक मूत्र प्रवाह परीक्षण का प्राय माना गया है। होम बेस्ड यूरिन फ्लो मेजरिंग एंड डायग्नोसिस किट इस तरह का पहला प्रयास है। किडनी की बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए अपनी तरह का पहला इनोवेशन है। ये घर पर मूत्र परीक्षण को सुविधाजनक बना देता है। पी फ्लो बिजनेस नैतिक और पेशेवर मानकों के उत्पादों के निर्माण में विश्वास करता है और स्वास्थ्य देखभाल उपकरणों के निर्माण के लिए नैदानिक सेवाओं, नैदानिक सुविधाओं और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करता है। पी फ्लो बिजनेस ने 43 इनोवेशन पर काम किया है। पी एफ फ्लो के पास 18 पेटेंट है। पी फ्लो 95% सटीकता पर काम करता है। वे 3 टेस्ट के लिए ₹1000 चार्ज करते हैं और उन्होंने 650 यूनिट्स की बिक्री भी अब तक कर ली है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर आशीष पाटिल जी से। वे इस पी फ्लो के बारे में और अपने उपलब्धियों के बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर आशीष पाटिल। नमस्कार डॉक्टर आशीष पाटिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल के अचीवर्स यानी उपलब्धियां के इस एपिसोड में। गुड मॉर्निंग। बड़ी खुशी होती है मुझे आपको ज्वाइन करने में, ये ऑनलाइन इंटरव्यू में। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। बधाई शब्द बहुत छोटा होगा डॉक्टर आशीष पाटिल जी के। आपने जो ये अचीवमेंट हासिल की है, जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, मोर देन अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख स्टोन जो आपने किडनी से निकाला है, और सेकेंड था कि आपने बहुत बड़ा एक किडनी का रिमूवल किया है। तो आज उसकी चर्चा करेंगे। तो इतना बड़ा अचीवमेंट जो आपने लिया है, कैसा फील होता है आपको, और व्हेन यू केम टू नो अबाउट द सच काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स फॉर द पेशेंट्स, तो आप क्या फील करते हैं, उस पर नजर डालते हैं? तो
तो कोई भी आदमी हो या कोई डॉक्टर हो, ऑलवेज उसकी मनोकामना रहती है कि वो कोई बड़े रिकॉर्ड बुक में जाए। और जब गिनीज बुक में रिकॉर्ड एक्सेप्ट हुआ तो खुशी तो बड़ी हुई थी, बट एट द सेम टाइम एक जिम्मेदारी भी थी कि जो काम हमने अब तक किया है उसको हम लोग कंटिन्यू कर पाए, और हमारी उपलब्धि पेशेंट को हो और पेशेंट के बेनिफिट को हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बड़ी, लेकिन खुशी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बड़ा अनोखा कॉम्बिनेशन है, विच आई थिंक आई एम एंजॉइंग। किडनी एक ऐसा हमारे बॉडी का ऑर्गन है जो ब्लड को फिल्टर करता है, लेकिन अब अभी जो मॉडर्न समय में ये देखा गया, आधुनिकरण के समय में देखा गया है कि शुगर के पेशेंट्स की जो तादाद है वो आज बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे आज। बीइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट, आप क्या सोच रखते हो इस बारे में? यस, एज कंपेयर टू जो पास्ट में हुआ करता था, हमारे शायद जेनेटिक कंस्टिट्यूशन भी अलग थी। और ओवर द मॉडर्न टाइम्स जो हमारा डाइट हो गया है या लिविंग स्टैंडर्ड हो गया है, लिविंग फैसिलिटीज हमें जो मिल रही है, जो हम आर्टिफिशियल लिविंग एनवायरनमेंट या एटमोसफियर में जीते हैं, उसकी वजह से अनप्रूव्ड या एविडेंस बेस्ड तो ऐसा कुछ है नहीं, या किसी ने देखा नहीं है। लेकिन जेनेटिक कंस्टिट्यूशन तो डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग का चेंज हुआ है, जिसकी वजह से काफी डिजीजेस बढ़ी हुई है, नंबर एक। नंबर दो, साइंस इतना प्रोग्रेस हो गया है कि ये डिजीजेस पिकअप जल्दी होती है। तो इस वजह से किडनी की बीमारियां डेफिनेटली बढ़ी है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी पे हानिकारक इफेक्ट जरूर होते हैं। हमारे डाइटरी जो चेंजेस आई है उसकी वजह से स्टोन्स का काफी इंसिडेंस बढ़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी बड़ी है तो स्टोन्स की साइज जो मिलती है अभी वो काफी छोटी हो गई है, लेकिन स्टोन्स तो का नंबर तो काफी बड़ा हुआ है। तो आई थिंक ऑल इन ऑल ये सब किडनी पे तो प्रेशर ला रही है, क्योंकि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्टोन की बीमारी और अलग एनवायरनमेंट में रहते हुए किडनी को अपने आप को सस्टेन करना शायद एक चैलेंज हो रहा है। और इसलिए किडनी की बीमारियां भी बढ़ रही है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमने ध्यान दे के जितने हम फैक्टर्स मॉडिफाई कर सकते हैं हमने मॉडिफाई करने चाहिए, ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे। कि आपने जब ये इतना बड़ा खिताब जो आपने अपने नाम दर्ज किया है, उसके पहले का जो जर्नी है, जिस प्रकार से बीइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट, बीइंग अ डॉक्टर, जो आपकी लाइफ जर्नी है उस पर जरा आप नजर डालिए। किस प्रकार से आपने इस प्रकार के कार्य को संभव, असंभव कार्य को आपने संभव किया है? इन शॉर्ट, मेरी पढ़ाई तो एक छोटे गांव में हुई। मैं धुलिया महाराष्ट्र से हूँ, और मेरी हाई स्कूलिंग पूरी धुलिया में हुई। तब धुलिया सिटी में करीब दो गाड़ियां हुआ करती थी, वो भी बड़ी बिजनेसमैन की हुआ करती थी। हम साइकिल पे स्कूल में जाते थे। बड़ा अराउंड 3-4 किलोमीटर्स का जर्नी था। और रुचि तो पढ़ाई में पहले से थी, तो थ्रू आउट स्कूलिंग में अच्छा स्टूडेंट रहा। 11th-12th मैंने दुलिया में ही पढ़ाई की, और उसके बाद विजय मेडिकल कॉलेज पुणे में मैंने एमबीबीएस किया। उसके बाद एमएस भी विजय मेडिकल कॉलेज या ससुन जनरल हॉस्पिटल में ही किया। फिर उसके बाद एमसीएच यूरोलॉजी मैंने बॉम्बे हॉस्पिटल से किया। उसके बाद एम्स न्यू दिल्ली से मैंने डीएनबी क्लियर किया। फिर एक सिंगापुर की फेलोशिप रही, अमेरिकन यूरोलॉजी एसोसिएशन की फेलोशिप रही। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुंबई पुणे में तो काफी डॉक्टर है, क्यों ना मैं मेरे मातृभूमि या धुले में वापस जाऊं, जहां शायद यूरोलॉजिस्ट की थोड़ी कमी है, और मैं वहां जाके थोड़ा अच्छा काम कर सकूं। बात बनते गई, 20 बेड का एक यूरोलॉजी सेटअप मैंने यहाँ स्टार्ट किया, जो अभी 110 बेड्स का यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी सेटअप है। 2008 में हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एस्टेब्लिश की, और फिर उसको ग्रो ग्रो करते करते हम लोग अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। ये जर्नी जब चलती रही तब दो गिनीज रिकॉर्ड हो गए। मेरी अप्लाइड है अभी। कुछ इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, तो जो यूरोलॉजी के सीखने, सर्जरी सीखने या यूरोलॉजी के ऑपरेशंस करने में काफी काम आते हैं। और फिर ऐसे जर्नी बढ़ते गया, सब एक्यूमुलेट होते गया, लिम्का बुक में रिकॉर्ड्स होते गए, इंडिया बुक में रिकॉर्ड्स है। और फाइनली हम लोग ये शार्क टैंक पे पहुंच पाए। तो आई थिंक दीज आर सम हाइलाइट्स जो अब तक कर चुके हैं। वैसे काफी चीजें बीच बीच होती रही, क्योंकि दिस जर्नी इज ऑफ ऑलमोस्ट 22 years नाउ। बहुत बढ़िया। डॉक्टर आशीष, मुझे ये पूछना था कि अभी के जनरेशन को
एक मेडिकल फील्ड के अंदर अगर अपने खुद को स्वयं को अगर सही तरीके से अगर आगे बढ़ाना है और पेशेंट को लेकर जिस प्रकार से आज की जनरेशन जो सोच रखते हैं, खुद को लेकर जो सोच रखते हैं, तो उससे आप क्या सोच रखते हो, क्या उनको एडवाइस देना चाहते हो आज के टीनेजर्स को लेकर, आज के मेडिकल स्टूडेंट्स को लेकर? व्हाट यू फील? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए, मेडिकल प्रोफेशन की तरफ लोगों का और जो एस्पिरेंट्स है उनका आउटलुक थोड़ा चेंज हुआ है, काफी बदलाव उसमें आने चाहिए। देखिए, जब स्टूडेंट होता है, वो पढ़ाई करता है, तो वो डॉक्टर क्यों बनना चाहता है? वो डॉक्टर प्रोग्रेस के लिए या कुछ सोशल सर्विस करने के लिए आजकल डॉक्टर नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको बताते हैं भाई तू डॉक्टर हो जा, डॉक्टर होने के बाद तुझे अच्छी उपलब्धियां हासिल होगी, यू विल बिकम अ रिच मैन, यू विल बिकम अ वेल टू डू मैन। ये सब उसको ग्रीनरी दिखाई जाती है। लेकिन आजकल आप समाज में भी देखेंगे तो इतने सारे डॉक्टर्स हैं और कई डॉक्टर्स की प्रैक्टिस तो चलती भी नहीं है, और जो कुछ गिने चुने डॉक्टर्स हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छी चलती है। तो आई थिंक हमें डॉक्टर की जो प्रोफेशन है उसकी तरफ एक पैशन से देखना चाहिए। जिसको इस फील्ड में पैशन हो, जिसको कुछ नई करने की उम्मीद हो, या जो वो शक्ति रखता है, उसी ने इस चीज में जाना चाहिए। नंबर एक, पेरेंट्स ने बच्चों को बोलना कि भाई इसमें आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, आपकी अच्छी इनकम होगी, आपकी गाड़ी होगी, बंगला होगा, ये शायद ये पेरेंट्स की गलती है कि वो बच्चों को ऐसे सिखाते हैं। डेफिनेटली कोई भी पेरेंट को ऐसे लगता है कि भाई अपना जो लड़का है लड़की है उसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए, विच इज बट नेचुरल। बट देखिए, आप कोई भी फील्ड हो इस दुनिया में, कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जो मोनोपोली फील्ड है। जो बिजनेस होगा, या डॉक्टर की होगी, या इंजीनियरिंग होगा, आईटी बिजनेस होगा, सब में कंपटीशन है। और उस कंपटीशन में जो कोई कंपटीशन आप लेते हो, इंजीनियरिंग के लिए लीजिए, या आप आईटी की लीजिए, या आप मेडिसिन की लीजिए, यू शुड बी एबल टू स्टैंड आउट इन दैट कंपटीशन। तो कुछ नए करने की अगर आप में इच्छा होगी, उम्मीद होगी, तो आप जरूर सक्सेसफुल रहोगे। So I think that is the most important message I want to give is, आप मनी के लिए, आप सिक्योरिटी के लिए डॉक्टर ना बनिए। आपको पैशन होगा तो जरूर बनिए, एंड यू विल प्रोग्रेस। डॉक्टर आशीष, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज के इस आधुनिकीकरण के युग में हमने देखा है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हर एक के जीवन में। इंटरनेट हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल स्मार्टफोन हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि जितने जितने स्मार्टफोन स्मार्ट होते जा रहा है, उतने ही इंसान डफर होते जा रहा है, क्योंकि आज हमको किसी एक का मोबाइल नंबर भी याद नहीं रहता। ये बहुत सच बात है। तो सोशल मीडिया का जो एक रोल है, तो वो कितना जरूरी है आज के समाज के लिए, और उसको किस हद तक उपयोग में लेना चाहिए सकारात्मक तरीके से? तो आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, इफ यू लुक एट द हिस्ट्री, द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग एक सोशल आदमी या सोशल एनिमल रहा है। तो पुरातन जमाने में जब ये इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया था नहीं, तो लोग फंक्शंस में जाते थे, लोग फेस्टिवल्स में एक साथ आते थे। बर्थडेज तो बाद में आए, लेकिन उसके पहले रिलीजियस फंक्शंस में एकत्रीकरण होता था ह्यूमन बीइंग का। और कभी भी आप ह्यूमन सोसाइटी देखिए, वो एक ग्रुप में रहा है। तो कई लोग ऐसे अलग अलग जगह पे एनिमल्स जैसे नहीं रहते थे, सब लोग इकट्ठा करके एक गांव में रहते थे, और अभी भी गांव में रहते हैं। So I think socialization is a genetic composition of a human being। और इतना ही फर्क आया है कि फिजिकल सोशलाइजेशन जो होता था, उसकी उसके बजाय हम लोग मीडिया पे आ गए, या इलेक्ट्रॉनिक पे आ गए, या वेब पे आ गए। लेकिन उसके कुछ दुष्परिणाम भी हुए हैं, जैसे इतना इजी एक्सेसिबिलिटी होने की वजह से बच्चे या एडल्ट तुरंत उस पे चले जाते हैं। दिन में थोड़ा सा भी समय मिला कि वो सोशलाइज होने की कोशिश करते हैं। सोशलाइजेशन के चक्कर में नेट पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो शायद अच्छी है, कुछ अच्छी नहीं है। तो ये फिगर आउट करना स्टूडेंट के लिए या कोई भी ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसको ये पढ़ाया जाना चाहिए, मुझे लगता है स्कूल में, कि सोशलाइजेशन करिए। आप फिजिकल सोशलाइजेशन करिए, सोसाइटी में जाइए, या आप इलेक्ट्रॉनिक करिए, बट ट्राई टू डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, योर हेल्थ, योर फैमिली, एंड योर फ्यूचर।
तो ये देखना बहुत जरूरी है। तो आई एम नॉट अगेंस्ट सोशलाइजेशन आइदर ऑन इलेक्ट्रॉनिक और इन द फिजिकल फॉर्म, बट एट द सेम टाइम इट इज इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट इज गुड फॉर यू। मुझे लगता है कि हमारे सोशल मीडिया को एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी ऐड करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम इन द सेंस स्कूल में हर हफ्ते या फिर मंथली या वीकली एक प्रोजेक्ट होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट को सोशली रिलीज करना चाहिए, ताकि बच्चा सोशल मीडिया तो यूज करे लेकिन अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर सकारात्मक तरीके से। आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ कदम उठाना चाहिए एजुकेशन सिस्टम को? एब्सोल्युटली ये होना चाहिए, क्योंकि जब ये नौजवान स्कूल से निकल के जूनियर कॉलेज में जाता है, सडनली सोशल मीडिया पे वो चला जाता है, ही इज अनअवेयर, उसको मालूम होता नहीं है कि ये सोशल मीडिया को मैं कैसे हैंडल करूं। तो अगर हमें मालूम है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन ये सोशल मीडिया पे जाने वाली है, ये इनका सोशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे होना ही है, तो वी शुड बी टीचिंग देम हाउ टू इंटरेक्ट विद दिस सोशल मीडिया, एंड इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। जैसे हमें सिखाया जाना चाहिए कि हम ट्रैफिक सिग्नल कैसे पहचानें, ट्रैफिक सिग्नल क्यों इम्पोर्टेंट है, या हम रेलवे बुकिंग कैसे करें, या बस ट्रांसपोर्ट की बुकिंग कैसे करें, वैसे ही सिखाया जाना चाहिए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और ये सोशल मीडिया क्या होगा। तो इसका जरूर एक छोटा हाफ एन आवर पर वीक का सेशन तो स्कूल्स में होना चाहिए, ताकि अपने बच्चे उसके लिए भी तैयार हो जाए। कि आपके सब्जेक्ट पे वापस लौटते हैं, सबसे पहले मैं ये पूछूंगी आपको कि बीइंग यू आर अ न्यूरोलॉजिस्ट, तो हमारे सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन, वैसे तो बॉडी का हर एक ऑर्गन बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी ऑर्गन के बिना हम लोग सस्टेन नहीं कर सकते, लेकिन किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरे बॉडी का ब्लड फिल्टर करता है और जो यूरिन जनरेट करता है। तो किडनी को सही रखने के लिए व्हाट आर द टिप्स यू आर गोइंग टू गिव टू आवर व्यूअर्स, ताकि हमारे जीवन में दिक्कतें तो आती, लेकिन उसको हम लोग सही तरीके से हैंडल कर पाए और बिना डरे उसको हम लोग हैंडल कर पाए, मैनेज कर पाए। आप क्या कहते हो इस बारे में? सबसे इम्पोर्टेंट चीज जानने की यह है कि किडनी एक बड़ा ह्यूमन फ्रेंडली ऑर्गन है जो अपनी केयर खुद लेता है, क्योंकि उसकी मदद के लिए हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, सारे उसको ऑटो रेगुलेट करते हैं ताकि उसको ना मैक्सिमम केयर मिले बॉडी में। फिर भी हमें तो ये देखना जरूरी है कि हम पानी एडिक्वेट पिए, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एडिक्वेट का मतलब जन सामान्य या कॉमन मैन में होता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती नहीं है। हमारे बॉडी को मिनिमम 500 ml अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमारे लिए 1.5 से 2 लीटर पानी ये सीजन में पीना बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अपने बॉडी में जो पानी का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा रखना चाहिए। और सिंपल टेस्ट जो मैं सबको बताता हूँ वो ये है कि यूरिन का कलर अगर येलो हो तो समझना आप डिहाइड्रेटेड हो, अगर वाइट क्लियर पानी जैसे हो जाए तो समझ जाना कि आप हाइड्रेटेड हो। तो यूरिन का कलर जस्ट येलो से अगर ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो दैट इज द राइट पॉइंट जब आपने पानी का बैलेंस रखना चाहिए। तो ये हर आदमी के लिए अलग होता है, जो सनलाइट में काम करता है उसको ज्यादा पानी लगता है, फार्मर्स को खेती में काम करने वालों को ज्यादा पानी लगता है, जो इंडोर बैठते हैं उनको कम पानी लगता है। तो हर एक ने उसका वाटर फार्मूला टेलर करना चाहिए। बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। हमने ऐसे भी पेशेंट देखे जो 8-10 लीटर दिन का पानी पीते हैं, जिसकी वजह से उनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हुई है। तो ये नहीं करना चाहिए। नंबर 2, ये फूड फैट्स जो है, जंक फूड जो है, इससे आप दूर तो नहीं रह सकते। न्यू जनरेशन को आप बोल नहीं सकते भाई पिज्जा मत खाओ, बर्गर मत खाओ, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है। आप रोज पिज्जा खाएंगे, रोज बर्गर खाएंगे, तो फिर आपको इंडिया में नहीं रहना चाहिए, आपको तो इटली जाना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आपकी बॉडी का जेनेटिक्स जो है वो इंडियन है। इंडियन जेनेटिक्स के लिए इंडियन फूड ही ठीक रहेगा। बीच बीच में आप ये फूड जंकिंग कर सकते हो, लेकिन इट शुड नॉट बी बियॉन्ड अ सर्टेन एक्सटेंट। तीसरी चीज जो लोग करते हैं कि किडनी स्टोन्स ना हो, इसके लिए लोग दूध बंद कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। आपको 250 टू 500 ml ऑफ मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स 24 आवर्स में लेना बहुत जरूरी है, ताकि आपका कैल्शियम बैलेंस ठीक रहे, ताकि आपकी बोन की स्ट्रेंथ भी ठीक रहे और आपको स्टोन्स भी ना हो। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अगर आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपकी किडनी थोड़ी कमजोर है,
तो फिर आपको ये देखना काफी जरूरी है कि आपको जब डिहाइड्रेशन हो, लाइक वॉमिटिंग हो, डायरिया हो, या आप बहुत धूप में घूमे हो, तो आपकी वाटर लेवल आप ठीक रखें। नंबर दो, कोई भी ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके अपने आप घर को ट्रीट ना करे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना, क्योंकि ऐसे काफी ड्रग्स मिलते हैं, मतलब मेडिसिन मिलती है फार्मेसीज में, जो किडनी के लिए, आपकी किडनी के लिए हानिकारक हो सकती है। तो ऑलवेज टेक मेडिसिन विथ ड्यू प्रिकॉशन एंड ड्यू प्रिस्क्रिप्शन। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो अगर हम संभालते हैं, हम टेक केयर करते हैं, तो किडनी जरूर अच्छी रहेगी। डॉक्टर, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल कल रात को व्हाट्सएप पे पब्लिक के द्वारा पूछा गया था कि आप भी जरा सवाल जरूर पूछना। सवाल ये था कि लॉन्ग टर्म जो शुगर के पेशेंट होते हैं, डायबिटिक होते हैं, तो लॉन्ग टर्म में जो टैबलेट्स वगैरह लेते हैं डायबिटीज शुगर कंट्रोल के लिए, तो ये कहा गया है कि इंसुलिन इज फार बेटर देन इंस्टेड ऑफ टेकिंग द टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स। तो क्या ये सही है? तो इंसुलिन, अगर आप देखने जाएं तो इंसुलिन इज द मोस्ट नेचुरल प्रोडक्ट जो अपनी बॉडी रोज तैयार करती है, पैनक्रियास में तैयार होता है और वो ब्लड में स्प्रेड होता है या सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल होता है। तो इंसुलिन इज द मोस्ट नेचुरल केमिकल यू कैन से, और द फार्मास्यूटिकल यू कैन से, दैट इज अवेलेबल फॉर डायबिटीज। अभी इंसुलिन लेने के लिए प्रॉब्लम यह है कि उसको इंजेक्ट करना पड़ता है, आपको सिरिंज और उसका जो इंसुलिन का वायल है वो लेके घूमना पड़ता है। तो उससे इजी और मोर पेशेंट फ्रेंडली आप बोल सकते हो कि टैबलेट्स आ गई। लेकिन हर टैबलेट जो है उसका एक साइड इफेक्ट जरूर होता है। तो अगर उसके एक कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो, तो उसके 3 4 5 इफेक्ट्स होते हैं। जो इफेक्ट हमें चाहिए होता है वो उसका इफेक्ट होता है, जो हमें नहीं चाहिए होता है हम उसको साइड इफेक्ट्स कहते हैं। तो उसके टैबलेट्स के जरूर इंसुलिन से ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, एंड इंसुलिन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज। लेकिन हर आदमी को इंसुलिन लेना पसंद नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम लोग उसको टैबलेट से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो आप जो बात कर रही हैं वो बिल्कुल सही है, जो आपको सवाल आया है वो भी सही है। इंसुलिन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, बट टैबलेट्स जिनको सूट होती है उनको जरूर देना चाहिए। मैं अगेंस्ट टैबलेट्स नहीं हूँ, या बोलना नहीं चाहता। जिनको सूट करती है उन्होंने जरूर लेना चाहिए। अच्छा, थायराइड के लिए जब हम बात करते हैं कि थायराइड अगर किसी को होता है, चाहे वो लो हो या ज्यादा थायराइड हो, लेकिन हाइपर हो या हाइपोथायराइड हो, लेकिन उसका रोल कितना होता है हाइपर या हाइपोथायराइड के अंदर, कि किडनी पे उसका कितना असर होता है? थायराइड का और किडनी का ज्यादा संबंध नहीं है। थायराइड के बाजू में 4 ग्लैंड्स होती है जिसको पैराथायराइड कहा जाता है। वो एकदम छोटी 3 4 मिलीमीटर की ग्लैंड्स है, जो नेक में ही होती है। उनकी वजह से कैल्शियम का बैलेंस जो है बॉडी का वो मेंटेन होता है। तो अगर उसका हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है, तो उससे किडनी स्टोन्स होती है। तो थायराइड और किडनी का ज्यादा संबंध नहीं है, लेकिन पैराथायरॉयड और किडनी का काफी ज्यादा संबंध है। लेकिन थायराइड के बाजू में या उसके एडजेसेंट 4 ग्लैंड्स होती है, जिसको पैराथायराइड कहा जाता है। ये काफी छोटी ग्लैंड्स है, 3 4 मिलीमीटर की उसकी डायमीटर होती है। इसका और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का काफी घनिष्ठ संबंध है। तो अगर आपको हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाता है, तो किडनी में बार बार स्टोन्स तैयार होते हैं। तो इसलिए जो जिन पेशेंट्स में बार बार स्टोन्स होते हैं उनमें पैराथायरॉयड हार्मोन की जांच की जाती है, और देखा जाता है कि इज दिस द कॉज फॉर द पेशेंट फॉर्मिंग स्टोन्स अगेन। तो पैराथायरॉयड का और किडनी का काफी ज्यादा संबंध है, थायराइड का और किडनी का इतना संबंध नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे आज अपने अमूल्य समय हमें दिया। आखिर में से इतना ही पूछना चाहूंगी कि आप आज की जनरेशन को और आने वाले फ्यूचर जनरेशन को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं, ताकि वो बीमार तो पड़ेंगे लेकिन उसको कंट्रोल करना और पैनिक ना होकर किस प्रकार से उसको डील करना चाहिए, आप उसके बारे में क्या सोच रखते हो, क्या उनको कहना चाहते हो आप? मैं नई जनरेशन को हमेशा यही कहता हूँ, काफी स्कूल्स में भी मुझे बुलाया जाता है, तो मैं यही बोलता हूँ कि आप जो आपके आइडल है उनकी तरफ देखिए, उनके क्वालिटीज देखिए।
लेकिन उनकी तरह आप बढ़ने की या बड़े होने की सोचिए जरूर, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, डोंट फॉलो देम ब्लाइंडली। यू हैव टू टेक योर ओन स्टेप्स। अपने आप का रास्ता ढूंढना है, एंड कीप ऑन डूइंग व्हाट यू लाइक। अगर आप जो चाहते हो, अच्छा लगता है आपको, वो करते रहो, क्योंकि इफ यू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू लाइक, यू विल कीप ऑन डूइंग इट एंड यू विल कीप ऑन प्रोग्रेसिंग। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आपको जो अच्छा लगता है वही करो, जो अच्छा हो वही करो, और उसी मार्ग पे प्रोग्रेस करते रहो। आप भी हमारे जैसे बड़े हो जाएंगे, एंड यू विल बी एन आइडल फॉर अस। बहुत बढ़िया। वैसे तो किडनी सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि हम लोग मेडिकल सब्जेक्ट इतना गहरा और इतना डीप है कि आधा घंटा हमारे लिए इनफ नहीं लगता। ऐसा लगता है कि 2 घंटे भी कम पड़ता है। लेकिन समय मर्यादा के रहते हुए हमें आज इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करना होगा। लेकिन आपने आपका जो अमूल्य समय हमें दिया, तो इतनी अच्छी हमें बातें बताई। इसके बाद जरूर टॉपिक्स होंगे किडनी रिलेटेड। मैं आशा करूंगी कि आपको दोबारा बुलाओ इस मंच पर, ऑनलाइन के माध्यम से आपको फिर एक बार जोड़ू, और लोगों के जो प्रश्न है किडनी को रिलेटेड, डायबिटीज रिलेटेड, आपसे फिर वो संपर्क करेंगे और ऑनलाइन इंटरव्यू के माध्यम से उनके जो प्रश्न है, उनका सवालों का जवाब देने का हम लोग सकारात्मक प्रयास करेंगे इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच। इट वुड बी अ प्लेजर। मुझे भी बड़ी खुशी हुई आज आपसे बात करते हुए। किडनी की जो समस्या है वो काफी है, और छोटे छोटे मैसेजेस जन सामान्य में जाना चाहिए, ताकि हर आदमी को थोड़े टिप्स मिले अपने किडनी अच्छी रखने के लिए, और एट द सेम टाइम वो अवेयर हो कि जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो क्या सही है क्या गलत है, उसे भी समझना चाहिए। तो आई थिंक ऐसे आप जो प्रोग्राम्स कर रही हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आप ये ऐसे प्रोग्राम्स कर रही हैं। और जरूर फ्यूचर में किसी को कोई क्वेश्चंस होंगे या व्हाट्सएप पे हमें पूछना होगा, तो जरूर दे आर ऑलवेज वेलकम, बिकॉज गाइडिंग पेशेंट्स इज समथिंग आई ऑलवेज लाइक एंड इज क्लोज टू माई हार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे जुड़े आज इस चैनल के माध्यम से इतनी अच्छी बातें हमें बताई, किडनी से रिलेटेड लोगों के प्रश्नों को आज आपने उनका हल बताया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुक्रिया अदा आपका। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ भी अगर प्रश्न हो किडनी रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिखकर जरूर भेज सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आपको जो भी प्रश्न हो किडनी रिलेटेड या पी फ्लो इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड, तो आप प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं। उज्जवल भारत हमेशा प्रयास करता है सही सकारात्मक चीज सही वक्त पर आप तक पहुंचाए। तो जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक नए विशेष व्यक्ति के साथ, इस व्यक्ति विशेष के उपलब्धियों और अचीवर्स के एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।